नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स का 3 जुलाई तक का परफॉर्मेंस कैसा था और उसमें ये भी देखेंगे कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा, वीडियो के एंड में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आपके सामने पेश करूंगा जो शायद आपको अपने म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी नहीं होंगे और आपके रिटर्न्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे और उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कीजिएगा। और दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को मेरे को मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए, और उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो अच्छे कंटेंट को लाइक करके कंटेंट बनाने वाले का उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो जो है ये किसी भी तरह से किसी म्यूचुअल फंड या किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई है और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दूसरा, जो भी रिटर्न्स इस वीडियो में आप देखने वाले हैं वो पुराने रिटर्न्स हैं। वो किसी भी तरह से, इनका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न्स आगे भी जाके रेप्लिकेट होंगे या कोई भी फंड पहले से बेटर या पहले से खराब परफॉर्म करेगा आगे जाके इन द फ्यूचर। और तीसरा, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपके अपने खुद के डिसीजन होगी और ये वीडियो किसी भी तरह से आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बनाई गई है। मैं दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है। इसमें सारे तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं और उनका एक हफ्ते का, एक महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का रिटर्न आपके सामने है। तो इक्विटी कॉन्ट्रा फंड जो है वो एक हफ्ते, एक महीने और 3 महीने में उसने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम वर्स्ट रिटर्न्स की बात करें तो स्मॉल कैप फंड ने वर्स्ट रिटर्न्स दिए एक हफ्ते में, और एक और 3 महीने में मल्टी कैप फंड ने सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं वैल्यू फंड ने और सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप फंड ने। अब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं। तो 1 साल में और 2 साल में सारे फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव थे। तो अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उसमें जिसका सबसे कम नेगेटिव है उनकी बात करेंगे रिटर्न्स की। तो सबसे बेस्ट रिटर्न्स यानी कि सबसे कम नेगेटिव गए हैं मल्टी कैप फंड और मिड कैप फंड। और 2 साल की अगर हम बात करें तो फोकस फंड सबसे कम नेगेटिव गया है। अगर हम 3 साल की बात करें तो वैल्यू फंड हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। और अगर हम 5 साल की बात करें तो फोकस फंड हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। और इन सभी टाइम पीरियड्स में स्मॉल कैप फंड ने सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल में ये हालांकि पॉजिटिव है लेकिन सबसे कम रिटर्न्स हैं, और बाकी सालों में, बाकी टाइम पीरियड्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड ने ही दिए हैं। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल फंड वाइज की, जो कुछ सेलेक्टेड टॉप फंड्स थे हर कैटेगरी में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इट मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द फंड्स बट सम ऑफ द टॉप फंड्स विच आई हैव सिलेक्टेड विच यू कैन कंसिडर इफ यू वांट। और ये जो डेटा है इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले तो डेटा है 3 जुलाई 2020 का, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स का डेटा है, ये रेगुलर प्लान्स का डेटा नहीं है। और मल्टी कैप फंड्स में अगर हम बात करें तो ये सारे टाइम पीरियड्स का मैं डेटा लेके आया हूं, और इसमें 1 महीने से लेकर 1 साल तक जो बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं वो पीजीआईएम इंडिया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ने दिए हैं। अगर हम 2 साल की बात करें तो कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड ने दिए हैं, और 3 साल के भी इसी ने दिए हैं। और अगर हम 5 साल की बात करें तो डीएसपी इक्विटी फंड ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं। आ जाते हैं लार्ज कैप फंड्स पे। तो लार्ज कैप फंड्स में एक हफ्ते और एक महीने के जो रिटर्न्स हैं वो बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड ने दिए हैं। 3 महीने के बेस्ट रिटर्न्स दिए डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड ने। 6 महीने के सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिए हैं जीएम लार्ज कैप फंड ने। और
ईयर टिल डेट का भी सबसे बेस्ट रिटर्न जो सबसे कम नेगेटिव है वो है जीएम लार्ज कैप फंड। अगर हम 1 साल की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के हाईएस्ट रिटर्न्स हैं और 2 साल के भी उसी के रिटर्न्स हैं। और अगर हम 3 साल और 5 साल की बात करें तो हाईएस्ट रिटर्न्स जो है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने दिए हैं। लार्ज और मिड कैप फंड्स, उसमें 1 हफ्ता, 1 महीने और 3 महीने के जो बेस्ट रिटर्न्स हैं वो मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने दिए हैं। 6 महीने और ईयर टिल डेट में जो सबसे कम नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज के हैं। और उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के जो सबसे बेस्ट रिटर्न या सबसे कम नेगेटिव रिटर्न हैं वो भी मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के हैं। अब मिड कैप फंड्स की बात करते हैं। 1 हफ्ते में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स ने सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। 1 महीने में टॉरस डिस्कवरी मिड कैप ने। 3 महीने की बात करें तो डीएसपी मिड कैप फंड। 6 महीने और वाईटीडी की बात करें तो टॉरस डिस्कवरी मिड कैप फंड। उसके बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल में एक्सिस मिड कैप फंड और 5 साल में डीएसपी मिड कैप फंड्स ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। स्मॉल कैप फंड्स पे आ जाते हैं। इसमें 1 हफ्ते में यूनियन स्मॉल कैप फंड ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। 1 महीने और 3 महीने में डीएसपी स्मॉल कैप फंड्स ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 6 महीने में और डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने सबसे कम नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं ईयर टिल डेट, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक 3 जुलाई तक। और उसके बाद 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स में सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने। और 5 साल की अगर हम बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते के बेस्ट रिटर्न है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के। 1 महीने का है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 3 महीने का बेस्ट रिटर्न है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 6 महीने और वाईटीडी की बात करें तो बीओआई एक्सा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1 साल में सबसे कम नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जिननेक्स फंड। 2 साल के बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने। और 3 और 5 साल के रिटर्न्स बेस्ट हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया नेक्स्ट जेन फंड। ये सारा का सारा डेटा मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से लिया है और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था ये डायरेक्ट प्लान्स के ही रिटर्न्स की बात हो रही है, रेगुलर प्लान्स की नहीं हो रही। एंड दिस डेटा इज एज ऑफ 3 जुलाई 2020। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो शायद आपको अपने फंड के बारे में मालूम भी नहीं होंगे, तो उनकी बात करते हैं। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब अपने फंड के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप जल्द से जल्द अपने फंड की ये चीजें पता करें। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फंड म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न्स दिलाने में बहुत सहायता करेंगे। तो चलिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले, क्या आप अपने म्यूचुअल फंड या स्कीम का एक्सपेंस रेशियो जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपको ये बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि ये फंड टू फंड डिपेंड करता है, तो इसमें जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा उतने ही आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम आएंगे। नेक्स्ट, जिस कैटेगरी में आपने अपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, क्या आप जानते हैं कि उस कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा है? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फंड्स कम रिटर्न दे रहे हैं और कोई और बेटर रिटर्न दे रहा है तो आपको नेचुरल सी बात है कि उसी कैटेगरी में अगर आप अपने पैसे रखना चाहते हैं तो उस कैटेगरी में अगर आप बेटर रिटर्न चाहते हैं तो आपके फंड्स बेस्ट रिटर्न्स देने वाले फंड्स में होने चाहिए। तीसरा, ओवरऑल सबसे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है ये आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ फंड्स जो हैं वो बड़े बड़े नाम हो सकते हैं लेकिन उनके रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं, तो आपके पैसे वहां नहीं होने चाहिए इन्वेस्टेड। आपके पैसे एक ऐसी जगह इन्वेस्टेड होने चाहिए जहां पे आपको रिटर्न्स बेटर मिल सके और वो रिलायबल कंपनी हो, आपके पैसे का नुकसान ना हो। आप कितना रेगुलरली कंपेयर करते हैं अपने रिटर्न्स को इंडेक्स के साथ में, यानी कि अगर आपका लार्ज कैप फंड है तो निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया और उसके कंपैरिजन में आपके फंड ने कितना रिटर्न दिया। सिमिलरली अगर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आपके पैसे लगे हुए हैं तो मिड कैप इंडेक्स ने या स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, क्या आपका फंड उसको मैच कर रहा है या उससे बेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
और दूसरा आपका फंड या आपकी स्कीम जो है वो बाकी फंड्स या बाकी स्कीम्स के मुकाबले किस तरह कंपेयर करती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपकी फंड जो है या आपका स्कीम वो अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी फंड्स के कंपैरिजन में, तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते रहते हैं कि नहीं करते रहते? और क्या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ अपने टारगेट्स फुलफिल करने के लिए आपको फंड या स्कीम रिकमेंड करता है, क्योंकि उस टारगेट को फुलफिल करने से उसको कमीशन मिलती है? तो अगर वो सिर्फ अपनी कमीशन बढ़ाने के लिए आपको फंड रिकमेंड कर रहा है या आपको स्कीम रिकमेंड कर रहा है, तो हो सकता है आपके लिए वो अच्छा ना हो। क्योंकि अगर आपका स्कीम और फंड अंडर परफॉर्म करेगा तो उसमें नुकसान सिर्फ आप ही का है, आपके एडवाइजर का या आपके एजेंट का नहीं है। उसको सिर्फ अपने टारगेट या अपनी कमीशन से मतलब होगा। क्या उसको ये मालूम भी है कि जो फंड वो आपको रिकमेंड कर रहा है उसका इंडस्ट्री के हिसाब से और इंडेक्स के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसा है? कैन ही जस्टिफाई रिकमेंडिंग दैट स्कीम और दैट फंड टू यू? इफ नॉट, दैट मीन्स ही इज नॉट गिविंग यू द राइट रिकमेंडेशन। वो जो आपको रिकमेंड कर रहा है वो रिकमेंडेशन आपके पैसे के लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। तो ये बात हमेशा आपको, जो वो कोई सजेस्ट करे तो ये आपको पूछना चाहिए कि उस फंड का परफॉर्मेंस बाकी फंड्स या स्कीम्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा है, और आपको प्रूफ मांगना चाहिए, आपको खुद चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तीसरा, आपको ये बात शायद मालूम ना हो कि अगर आप एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कुछ कमीशन मिलती है जो आपके एनएवी से में से ही कटती है। तो आपको जो रिटर्न मिलेगी वो कम मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपका जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर है, एज पर न्यू रेगुलेशंस, वो दोनों चीज नहीं कर सकता। वो आपसे आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए एडवाइजरी फीस या अगर एडवाइजरी चार्ज ले रहा है तो सिर्फ वही ले सकता है, फिर वो आपके फंड्स में इन्वेस्ट करा के उससे अलग से कमीशन नहीं ले सकता है। या अगर वो कमीशन ले रहा है फंड्स के बदले फंड्स में इन्वेस्ट कराने की, तो आपको एडवाइजरी फीस नहीं ले सकता आपसे। दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है। अगर वो दोनों कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। और ये उस बात का फायदा उठाया जा सकता है कि ये बात आपको मालूम नहीं थी। तो अब आपको ये बात मालूम चल चुकी है ये वीडियो देख के, तो आप दोनों में से किसी एक चीज की ही कमीशन दीजिएगा या फीस दीजिएगा, दोनों का ना दें ताकि आपके पैसे बच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ताकि आपके वेल्थ बढ़ती रहे, आपके पैसे कम खर्च हों और आपका नॉलेज बढ़ता रहे, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपके कमेंट्स के बेसिस पे और लाइक्स जितने मिलेंगे उसके बेसिस पे ही मैं अगले महीने ऐसी वीडियो दोबारा लेके आऊंगा, ताकि आपको मैं टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट करता रहूं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, जिसमें से आप जज कर सकें कि आपका फंड अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।